हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू 8 अप्रैल 2026 द हिंदू न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन। आज के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस मुझे मिले थे जिसमें कहा था कि क्लासेस सुबह अपलोड नहीं हो रही हैं। जी हाँ बच्चों, क्लासेस सुबह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कांस्टेंट ट्रैवलिंग में बिजी हूँ और कुछ नई जगह पर कुछ साधन जो हैं उनमें कुछ कमी है। इस वजह से मैं आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कल से ये मेरा प्रॉमिस है कि कल मॉर्निंग 9 हाँ बच्चों, अब से 10 बजे नहीं 9 बजे आपको क्लास अपलोड होके मिल जाएगी। आप सुबह 9 बजे ही अपनी क्लास देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल से 9 बजे शार्प 9 AM हम लोग हमारी क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। हमारे भारत के रिनाउंड पॉलिटिशियन और स्ट्रेटेजिस्ट, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य ने कहा था, नेवर जज द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। है ना, प्रेजेंट कंडीशंस के आधार पर किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम हैज अ पावर टू चेंज द ब्लैक कोल इनटू द शाइनी डायमंड। समय सबका आता है। एक वो रणवीर सिंह की मूवी का है ना, धुरंधर की बात चल ही रही है, तो अपना टाइम आएगा, है ना। तो हर का टाइम आता है बच्चों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका टाइम नहीं आता है। और जब जिसके पास जिसका टाइम आता है उसे फिर सब कुछ आता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को जज नहीं करना। कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा सफल नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ करो। कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा सफल है तो भी उसके लिए दुआ करो, भगवान से कहो कि भगवान मुझे भी उसकी तरह बनाना। लेकिन कभी किसी को जज नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना बच्चों। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज शबरीमला केस जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। है ना, ये केस ज्यादा कोई डिटेल में तो डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसके कुछ पहलू है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। है ना, तो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से इंडिया अचीव्ड क्रिटिकलिटी। अब ये जो क्रिटिकलिटी है ना बच्चों, ये एक टेक्निकल शब्द है ना, इसका एक टेक्निकल मीनिंग होता है। और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि रिसेंटली द टर्म क्रिटिकलिटी हैव बीन सीन इन द न्यूज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रिटिकलिटी। तो आपसे ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, क्रिटिकलिटी क्या होती है। और अगर आप इसकी सही डेफिनेशन मिस कर गए ना तो आपके प्रीलिम्स के 2 मार्क्स खत्म हैं, या मेंस में आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है। पहला डिलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन, एंड दूसरा कास्ट न्यूट्रलिटी के ऊपर हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट न्यूज अनबॉक्सिंग, दैट इज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है लगभग 7 साल बाद जो है वापस शबरीमला केस को जो है वो रीओपन करने का डिसीजन लिया है। 2018 में शबरीमला केस के ऊपर जजमेंट आया था। अब शबरीमला केस क्या है बच्चों, शबरीमला एक टेम्पल का नाम है जो केरला में स्थित है। और शबरीमला के अंदर जो है कौन से भगवान विराजमान हैं, लॉर्ड अयप्पा जो है वो वहां पे विराजमान है। तो ऐसा शबरीमला टेम्पल में कहा जाता है कि लॉर्ड अयप्पा जो हैं वो चूंकि अपने जो हैं ब्रह्मचर्य में स्थापित हैं, तो इस वजह से लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में लड़कियां एंटर नहीं हो सकती। तो इस वजह से सारी कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट में 2018 में गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया था कि भाई ये तो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस है और अब शबरीमला टेम्पल में लड़कियां भी एंटर हो सकती है। सो हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वापस ये केस दाखिल किया है कि भाई जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर टेम्पल ये कह रहा है कि वहां पे लड़कियां अलाउड नहीं हैं तो वहां पे लड़कियां अलाउड नहीं होनी
चाहिए, ऐसा सेंटर का कहना है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने ये कहा था कि अगर आप स्ट्रिक्ट, अभी हाल ही में सेंटर ने कहा था कि स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस विल सप्रेस द डाइवर्सिटी इन हिंदुइज्म, है ना भाई। अगर आप किसी भी चीज की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन देंगे तो हिंदुइज्म में जो इतनी अथाह डाइवर्सिटी है ये पूरी तरह से नष्ट होगी। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक 9 जज बेंच जो है विच इज लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत जो है, उन्होंने एक 9 जज बेंच बुलाई है। 9 जज बेंच मतलब 9 जस्टिस, एक चीफ जस्टिस और बाकी 8 अदर जजेस जो हैं वो बैठते हैं इसके बारे में, इसके मामले को सुनने के लिए। हालांकि एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो सेंटर ने जो इन्होंने कहा था कि जो एंशियंट कस्टम्स हैं, है ना, ऑन द रिलीजियस डिनोमिनेशन अमाउंटिंग टू रिलीजियस प्रैक्टिस आर प्रोटेक्टेड अंडर 25, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कल को रिलीजन के नाम पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो क्या वो उस रिलीजियस प्रैक्टिस को आज जीवित रखा जा सकता है? जी नहीं। तो इसलिए 2018 के जजमेंट में उन्होंने यही कहा था कि भाई आप, ये था तो इसका कोई रिटर्न एविडेंस बताइए कि लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में जो है लड़कियां अलाउड नहीं है। ये तो केवल एक रिटर्न कोड है जो वहां के पंडित पुजारी जो थे उन्होंने बना दिया। तो आप हमें ऐसा कोई रिटर्न कोड बताइए, हम मानने को रेडी हो जाएंगे कि लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में लड़कियां अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर केस था। अब जो मुझे मेन आपको ये जो मैंने बताया है वो ये बताया है कि 9 जज बेंच जो होती है बच्चों, 9 जज बेंच जो होती है ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की बेंच होती है। अगर कोई भी 9 जज की बेंच आती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस को शो करती है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रही होगी। और मैं ये इसलिए लेके आया हूं क्योंकि पास्ट में भी 8 से 9 ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर 8 to 9 केसेस आर प्रेजेंट, जिसमें जो है 9 जज बेंच बिठाई गई है। अब ये 8 से 9 केसेस कौन से हैं इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा तो उसमें नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ कुछ जो हैं वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ के पुट्टास्वामी केस, के पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ के पुट्टास्वामी केस, है ना। देन सिटीजनशिप 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, के पुट्टास्वामी केस वॉज 2017। ठीक है, देन सिटीजनशिप एक्ट के बाद एक था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस जो था, सेकंड जज केस जिसको कहते हैं सेकंड जज केस 1993, जिसमें कोलिजियम सिस्टम भी बना था। कोलिजियम सिस्टम वाज फॉर्म्ड, कोलिजियम सिस्टम जिसमें बना था ना, उसको भी सेकंड जज केस में भी ये 9 जज बेंच जो है ये बिठाई गई थी। सो ये बहुत मतलब अगर 9 जज बेंच बैठती है तो ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का केस माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। दैट इज, हाल ही में भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइंटिस्ट को, क्योंकि उन्होंने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचा दिया है। अब ये क्रिटिकल स्टेज क्या होती है बच्चों, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो कलपक्कम के अंदर जो है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR को क्रिटिकलिटी पे पहुंचा दिया है। और ये बहुत ही एक जायंट लीप फॉरवर्ड है इंडिया के लिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों कि इसको मैं एक एक करके समझाता हूं कि क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि सपोज बच्चों आपके पास एक कार है ना, आपके पास एक कार है और ये कार चल रही है।
सपोज अब ये कार चल रही है, तो आप इस कार को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, राइट? तो एक समय बाद आप क्या करेंगे कि इस कार के अंदर फ्यूल या तो पुट इन करेंगे, या तो आप और ज्यादा फ्यूल डलाएंगे, इसको जानना पड़ेगा, तो आगे चलाने के लिए और फ्यूल डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कार क्रिटिकल हो गई है या क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कार के अंदर ऑटोमेटिकली ही फ्यूल बन रहा है। कार के अंदर ऑटोमेटिकली फ्यूल बन रहा है। ऑटोमेटिक फ्यूल इज जनरेटेड इन द कार। तो अब कार को कभी रुकना पड़ेगा क्या? जी नहीं, कभी नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। जितना आप चला सको उतना चलती जाएगी। और यही हमने कल पक्कम में करके दिखाया है। ठीक है, हमारा 60 साल पुराना सपना था बच्चों। 1950s में होमी जहांगीर बाबा जो थे, हमारे भारत के एटॉमिक एनर्जी के जो फादर थे, उन्होंने सपना देखा था। और 2003 में हमने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी कि हमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, FPFBR जो है, ये हमें बनाना है। हालांकि हमें 20 साल लगे, 2003 के बाद अभी हमें लगभग 20 साल लगे, लेकिन 20 साल बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने एक वो काम करके दिखाया है जो शायद अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और शायद दुनिया के, मैं आपको शायद बता दूं आपको, और अगर पता, मतलब इस न्यूज की ग्रेविटी अगर आपको मैं बताऊं, तो इस न्यूज की ग्रेविटी आप इस बात से समझिए कि USA, फ्रांस, चाइना एंड जापान, इन देशों ने भी जो है FBR के ऊपर क्या चलाया था? FBR के ऊपर प्रोग्राम चलाया था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोग्राम चलाया था। लेकिन USA फेल हो गया, फ्रांस फेल हो गया, चाइना फेल हो गया और जापान फेल हो गया। जी हाँ, USA, फ्रांस, चाइना, जापान फेल हो गया। दुनिया में ओनली नेशन इन द वर्ल्ड जो सफल हुआ है हमसे पहले, ओनली नेशन इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है बच्चों? हम सबका फेवरेट देश, क्योंकि हमें रशियंस पसंद हैं, तो रशिया। ओनली रशिया, केवल दुनिया में रशिया ही ऐसा है, ऐसा देश है जिसको FBR पसंद है, FBR जो है उनके पास मौजूद है। वरना दुनिया में किसी देश के पास FBR टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और सबने ये प्रोजेक्ट लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि वो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब FBR की अगर बात करें बच्चों, तो FBR होता क्या है? देखो, जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर का जो ब्लूप्रिंट है ना, ये 3 स्टेजेस में माना गया है। अब ये 3 स्टेजेस कौन सी है बच्चों, इसको समझा देता हूं। देखो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, है ना। अब ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं बच्चों? देखो, हमारे क्रिटिकलिटी का मतलब, जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नल न्यूट्रॉन सोर्सेस डाले गए, है ना, रिक्वायर्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना। फिर अब रिक्वायर वापस एक्सटर्नल स्टिमुलस। लेकिन क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? अ कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई है। और अब क्या होगा आगे जाके? अ कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन जो है वो इनिशिएट कर दी गई है। अब वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। यानी अब जो है रिएक्टर जो है वो ऑलरेडी अलाइव हो चुका है, जहां पे डिजाइन फंक्शन जो है कनेक्ट, ग्रिड से कनेक्ट करने से पहले ही अभी क्या हो चुकी है? अब चलती रहेगी, चलती रहेगी, ये रुकेगा ही नहीं। अब इंडिया का जो माइलस्टोन है ना, तो इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना 3 स्टेज में देखता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेज 1 है PHWR। ऑलरेडी हम इसमें 20 से 25 जो हैं क्या बना चुके हैं? PHWR, यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, है ना। PHWR का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने कल की क्लास में समझाया भी था। भारत के अंदर ऑलरेडी इंडिजीनियस 20 से 25 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद है। अब ये जो हैवी वाटर रिएक्टर जो है, ये क्या करता है? इट यूजेस नेचुरल यूरेनियम, है ना, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इट प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम 239। तो ये क्या करता है? प्लूटोनियम 239 जो है ये प्रोड्यूस करता है, और हमने इसको कॉमर्शियलाइज भी कर दिया है। हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब स्टेज 2 क्या है, जो अभी हाल ही में हमने माइलस्टोन अचीव किया है, वो क्या है कि यहाँ पे इट यूजेस प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 238। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या करता है? नेचुरल यूरेनियम को लेता है और उसे कन्वर्ट करता है प्लूटोनियम 239 में।
राइट, और उसमें हम कूलेंट के तौर पे किसे यूज करते हैं, मॉल्टन सोडियम को यूज करते हैं, विच ब्रीड्स मोर फिसाइल मटेरियल दैट इज यूरेनियम 233 फ्रॉम थोरियम। तो अब अगर क्रिटिकलिटी हम अचीव कर लेते हैं तो ये जो प्लूटोनियम 239 है ये और ज्यादा जो है प्लूटोनियम बनाएगा, फिर वो जो प्लूटोनियम है वो और ज्यादा प्लूटोनियम बनाएगा। अब ये माइलस्टोन क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज सेड एज द माइलस्टोन, उसके पीछे का कारण ये है कि बच्चों जो नेचुरल यूरेनियम है ना वो इंडिया में केवल 1-2% है, लेकिन हमारे पास एक और जो है न्यूक्लियर मटेरियल है जिसका नाम है थोरियम। राइट, हमारे पास दुनिया के 30 से 40% जो है रिजर्व जो है वो मौजूद है, 30 से 40% जो है दुनिया का थोरियम मटेरियल हमारे पास मौजूद है। अब जब हम सेकंड स्टेज अचीव कर लेते हैं तो अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या किसके ऊपर काम कर रहे हैं, थोरियम रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यह स्टेज 3 जहां पे हम थोरियम सैंड से थोरियम को एक्सट्रैक्ट करके अल्टीमेटली यूटिलाइजिंग वास्ट डोमेस्टिक थोरियम सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल एंडलेस एंडोजीनियस एंड क्लीन पावर। और अगर हम ये अचीव कर लेते हैं, अगर सेकंड वाला एफबीआर भी अब हम जो है माइलस्टोन अचीव कर ही चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जब थोरियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में डालेंगे तो वो थोरियम खुद ब खुद क्या बनाएगा, प्लूटोनियम। और ये जो प्लूटोनियम है ये मिलिट्री में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम कर सकते हैं। और अगर हम स्टेज 2 को कॉमर्शलाइज अच्छे से कर पाए और स्टेज 3 को हमने बाय 2030 अचीव कर लिया तो हमारे पास अनइंटरप्टेड 800 ईयर्स की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी। राइट, सो हाउ दिस टेक हेल्प इंडिया, सबसे पहला एनर्जी इंडिपेंडेंस, यूजेस डोमेस्टिक रिसोर्सेज, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द इंपोर्टेड यूरियम। तो जो इंपोर्टेड यूरियम है उस पे हमारी रिलायंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गिरावट उसमें आ जाएगी। देन सस्टेनेबल पावर 24/7 बेस लोड क्लीन पावर वाइटल फॉर नेट जीरो 2070 गोल्स, है ना। रिड्यूस वेस्ट की बात करें तो बर्न्स वेस्ट एज फ्यूल सिग्निफिकेंटली लेस टॉक्सिक देन द वेस्ट वॉल्यूम। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो मास्टरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स टैक्स, है ना, ज्वाइन एलाइड ग्रुप ऑफ नेशन विद ऑपरेशनल ब्रीडर्स। हमसे पहले जैसे मैंने आपको बताया केवल रशिया ही ऐसा है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मौजूद हैं, वरना बाकी सब ने तो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिए बच्चों, रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ही बंद कर चुके हैं। इंडिया इतना ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे आ चुका है कि जहां पे दूसरे देशों ने इसके ऊपर बात करने से मना कर दिया है, हम इसके ऊपर रिसर्च करके हमने क्रिटिकलिटी जो है ये अचीव कर ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। हाल ही में एडिटोरियल किसके ऊपर है, जोया हसन जी ने लिखा है, दैट इज डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं। इन सितंबर 2023, है ना, पार्लियामेंट हैज passed the 106th Constitutional Amendment Act 2023, which is widely known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam. This landmark legislation reserves 1/3 of the seats. आप सबको पता है बच्चों, हम लोग इसे डिस्कस कर ही रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 1/3 सीट्स को रिजर्व करता है लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में, including the sub quotas within the seats already reserved for STs and SCs. ठीक है, originally the operationalization of this quota was strictly tied to the completion of the next census and the subsequent delimitation exercise. However, recent development indicate a potential policy shift where the government might expedite the reservation using 2011 census data alongside a massive proposed expansion of parliamentary seats, raising critical questions regarding representation, फेडरल इक्विटी एंड डेमोग्राफिक डिवाइड। देखो, जो ये रिजर्वेशन देना था ना, ये रिजर्वेशन देना था 2027 के डेटा के आधार पर, लेकिन सरकार ने ये हिंट दिया है कि हम जो ये 1/3 रिजर्वेशन है ना ये 2011 के सेंसस के आधार पर ही दे देते हैं, 2029 में ही दे देते हैं। नेचुरल सी बात है, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, ऐसा सोच के काम किया गया है। ठीक है, नाउ ऑथर अपने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि भाई इट इज अ शिफ्ट नाउ सीम्स मोर डेलिबरेट। पॉलिसी रिवर्सल की बात करें तो गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू डीकपल वुमेन्स रिजर्वेशन फ्रॉम अपकमिंग सेंसस, इंस्टेड यूटिलाइजिंग 2011 सेंसस instead utilizing 2011 census to expedite the implementation ahead of key elections। ठीक है, सीट एक्सपेंशन की बात करें तो अलोंग साइड
Alongside this, there is a proposed 50% expansion of legislative bodies, potentially increasing the Lok Sabha strength from 543 to 816 seats. ठीक है, इलेक्टोरल कैलकुलस की बात करें तो expediting the law serves as a major electoral plank to mobilize women voters for upcoming state assemblies and 2029 general election, allowing the rural party to consolidate its gender justice मैंडेट। तो ये बात ठीक है कि ऐसा करने का सोच रहे हैं, लेकिन इसमें जो फेडरल टेंशन है वो क्या है? द स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन threatens to deepen the north south divide. Northern states with higher fertility rates like Uttar Pradesh, Bihar will see massive surge in political representation compared to south and peninsular states that have successfully stabilized their population growth. देन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इम्प्लीकेशंस, है ना, ये सिस्टम जो है हम लोग हमारे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में यूज करते हैं। इवन विद द प्रोपोर्शनल इंक्रीजेस टू पैसिफाई द सदर्न स्टेट्स, द sheer numerical dominance of the northern bloc risk entrenching the structural disadvantage for the less populous, economically stronger regions and straining the federal compact, ऐसा ऑथर का कहना है। देन ऑथर कहते हैं कि देयर इज एन इशू ऑफ डेटा ऑल्सो। कैसे? आउटडेटेड मैट्रिक्स। ऑथर कहते हैं कि भाई रिलाइंग ऑन 2011 सेंसस इग्नोर्स मासिव डेमोग्राफिक शिफ्ट caused by migration, rapid urbanization and COVID-19 pandemic, leading to misinterpretation of current urban and rural realities. Then caste enumeration evasion की बात करें तो bypassing the upcoming 2026 census temporarily suppresses the demands for OBC subquotas, that is Muslim OBCs within the women reservation, and demand strongly articulated by various political fractions and demographic ग्रुप्स। तो अगर आप 2027 26 27 के सेंसस को आप बाईपास करते हैं जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन भी होने जा रहा है, तो आप इन लोगों को कैसे जो है आप इनको जो है जो डिमांड है इनकी वुमेन रिजर्वेशन की इन वर्गों की उसको कैसे दे पाएंगे? देन अनरिजॉल्व्ड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लैक्स क्लैरिटी on the rotation of reserved constituencies. Frequent rotation disrupts constituency development and incumbent accountability. Yet the framework for how the rotation will operate across state of varying size remains vaguely डिफाइंड। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये कहा गया है कि भाई 1/3 सीट्स रिजर्व होगी। करेक्ट, चलो 1/3 सीट्स रिजर्व होगी, लेकिन 800 में से अगर 1/3 सीट्स रिजर्व होगी तो अगली बार 5 साल बाद कौन सी सीट्स रिजर्व होगी और कौन उस पर बैठेगा, कौन बताएगा इन चीजों को? तो यहाँ पे ये वेगनेस मौजूद है। ठीक है, सो नीड फॉर डेलिब्रेशन, भाई एक सोच की जरूरत है। क्या? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रायड ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, seat expansion and delimitation represents the most profound reordering of India's electoral map since 1970s. So constitutional prudence की बात करें, so these changes will comprehensively recalibrate the weight of state and social composition of the legislature. So how the policy should be? Data driven policy होनी चाहिए। Proceeding without the latest demographic data risk distorting representational fairness. Thorough inclusive deliberation is required to ensure this reform strengths rather than weakness India's democratic foundation, है ना, is required to ensure this reform strengthens rather than weakens the India's demographic foundations. ठीक है, चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल implications of delinking the implementation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam from the upcoming census. Evaluate this potential impact on India's federal structure and representational equity, है ना। आगामी जनगणना से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन को अलग करने के संवैधानिक और राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा करें। भारत के संघीय ढांचे और प्रतिनिधित्वात्मक समानता पर इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करें। जीएस पेपर 2 से संदर्भित क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर iasrf@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन
हम करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपके आंसर वापस भेजते हैं ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर और आखिरी एडिटोरियल के ऊपर, दैट इज लिमिट्स ऑफ न्यूट्रलिटी इन एड्रेसिंग कास्ट। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के इक्विटी रूल्स आए थे, है ना, उस पे होल्ड लगाया है। तो उसी का एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए प्रिया चौधरी जी ने ये आर्टिकल लिखा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, लिमिट्स ऑफ न्यूट्रलिटी इन एड्रेसिंग caste, है ना। So Supreme Court has imposed an interim stay on UGC promotion of equity in higher education institution regulation 2026. These regulation stems from pending Abeda Salim Talvi versus Union of India case, which addresses the severe crisis of caste-based discrimination and student suicides in higher educational इंस्टीट्यूशन। ये रेगुलेशन क्यों आए थे? क्योंकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे और स्टूडेंट्स की सुसाइड रेट बढ़ रही थी। ठीक है, सो ऑथर कहते हैं द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट सेंटर्स on the definition of caste-based discrimination, specifically whether it could be caste-neutral framework applicable to all or targeted specifically to protect historically marginalized group, है ना। तो क्या हम ऐसा कोई लॉ बना सकते हैं जो कास्ट न्यूट्रल फ्रेमवर्क हो, या केवल एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ही हम जो है क्या लेके हम ये रूल्स लेके आएंगे ताकि इक्वलिटी मिले? तो ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट यही है। नौ, ऑथर कहते हैं व्हाई न्यूट्रलिटी फेल्स। सबसे पहला कारण है फॉर्मल वर्सेस सब्सटेंसिव इक्वालिटी, है ना। क्रिटिक्स ऑफ 2026 यूजीसी रेगुलेशन एडवोकेट फॉर द कास्ट न्यूट्रल डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन to include the general category, citing Article 14. However, this relies on the formal equality, which falsely assume that all social groups have faced asymmetrical discrimination and requires identical प्रोटेक्शन, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि भाई जो यूजीसी रेगुलेशन का जो क्रिटिसिज्म हुआ था 2026 में, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जनरल कैटेगरी को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो जो इसके एडवोकेट्स हैं वो कह रहे थे कि भाई आर्टिकल 14 के तहत इसे भी ऐड किया जाए, बट लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे जो सोशल ग्रुप्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनके साथ जो है सिमेट्रिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देन ऑथर कहते हैं कि भाई देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैंपियन सब्सटेंसिव इक्वालिटी। आर्टिकल 15 जो है भारत सरकार, हमारे भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स में भी मौजूद है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो मौजूद है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बट साइमल्टेनियसली एम्पावर स्टेट टू एनेक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, treating unequal groups or equal as equals flattens the social reality of the caste system। ठीक है, स्ट्रक्चरल वर्सेस इम्पर्सनल बायस की बात करें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज डीपली एम्बेडेड इन द ग्रेडेड हायरार्कीज, restricting access to institutional power and dignity. So caste neutral framework collapses structural inequality into isolated incident of interpersonal bias. Expanding the definition to general category dilutes the legislation's efficacy, making it universal grievance framework rather than tool against systemic ऑपरेशन। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को भी इसमें ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम द यूनिवर्सल ग्रीवेंस सिस्टम रेदर देन टूल अगेंस्ट सिस्टमिक ऑपरेशन। ठीक है, अब हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ऑथर कहते हैं कि फॉर डिकेड्स स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स हैव फेस्ड सोशल एक्सक्लूजन एंड इंस्टीट्यूशनल बायस डायरेक्टली कल्मिनेटिंग इन द मेंटल डिस्ट्रेस एंड सुसाइड हाइलाइट्स इन द अबेडा सलीम तड़वी केस, है ना। सो लिमिटिंग द डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज एन एक्नॉलेज्ड ऑफ पावर डायनामिक्स, नॉट रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नाउ ऑथर कहते हैं कि व्हाई एनफोर्समेंट मैटर्स मोर। तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो है वो है द बेसलाइन ऑफ डिग्निटी। A precise definition of caste-based discrimination in UGC regulation is designed to establish a baseline for the inclusion of excluded minorities, perfectly aligning with the transformative vision of Article 14 and 15. Context-blind neutrality cannot dismantle a society shaped by
कास्ट। देन ऑथर सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि भाई देयर इज अ क्राइसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज रूटेड less in definitional gaps and more in poor institutional accountability and weak implementation of existing guideline। ठीक है, ऑथर आके कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो द डिस्कोर्स मस्ट पिवट फ्रॉम डाइल्यूटिंग द रेगुलेशन टू स्ट्रेंथनिंग देयर ऑन ग्राउंड एनफोर्समेंट। सो अफेक्टिव प्रोटेक्शंस क्या क्या इसमें ऐड किए जा सकते हैं? सबसे पहला, इंडिपेंडेंट कंप्लेंट मैकेनिज्म होनी चाहिए दैट इज फ्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। सेकंड इज टाइम बाउंड इंक्वायरीज एंड एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी इन आउटकम्स। Third is meaningful oversight through regular audits. And fourth is strict penal consequences for institutional non-compliance। ठीक है, ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि अगर हम ये सब चीजें करते हैं, ये चारों पांचों जो वे फॉरवर्ड हैं इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वी विल बी फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस। शिफ्टिंग द डिबेट टॉवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशनल प्योरिटी डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द लिव्ड रियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। The ultimate success of the UGC framework depends entirely on whether the institutional machinery effectively responds to everyday exclusion and guarantees dignity। है ना? तो यूजीसी का जो फ्रेमवर्क है ये सफल तभी होगा जब हम अंततः क्या करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल मशीनरी जो है ये इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें जो एवरीडे एक्सक्लूजन हो रहा है, और आप सभी बच्चों को डिग्निटी गारंटी करें। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस सुबह 9 बजे। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स ग्रुप, ताकि वो भी और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को सीरियसली ले सकें और हमें सपोर्ट करते रहिएगा बच्चों। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें पिछले 1.5-2 महीने से हम ये कांस्टेंट वीडियो बना पा रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग नहीं बना पाते। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।